क्या आपने सोचा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ये क्यों चिल्लाने लगा कि वो जंग जीत गया है, जबकि ये तो कोई जंग थी भी नहीं। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी ये जानती थी जिस तरह उनकी जमकर पिटाई हुई है, अगर उन्होंने प्रोपेगेंडा नहीं किया तो शायद पाकिस्तान खुद को ही तबाह कर लेगा। कुछ देशों में समस्याएं होती हैं, पर जब समस्याओं को एक देश मिल जाए तो उसे पाकिस्तान कहते हैं। अब इससे पहले कि पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को डिसलाइक करें, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, अगर वो अपनी सरकार और आर्मी को डिसलाइक करके एक्शन लें तो शायद कराची में लाइट आ जाए और आपके फौजी बलूचिस्तान में मारे नहीं जाएंगे। और सब भारतीयों को मैं कहूंगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ताकि ऐसा ही कंटेंट बना के मैं और लोगों तक पहुंच सकूं। आज की कहानी है पाकिस्तान की, जो भारत से अलग तो हो गया पर कभी एक असली देश नहीं बन पाया। जब 1947 में जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया तब उसका विजन ये नहीं था कि एक देश बने जिसमें तरक्की हो, उसका विजन था कि वो एक देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। जब किसी चीज की शुरुआत ही इतनी सेल्फिश हो तो फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है। पाकिस्तान के इश्यूज को अगर हम लिस्ट करें तो की पॉइंट्स हैं इकोनॉमी, टेररिज्म, आर्मी डिक्टेटरशिप, करप्शन, क्लाइमेट चेंज, इंसर्जेंसी और सबसे बड़ा नो सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। ये मेजर इश्यूज हैं जो पाकिस्तान का डाउनफॉल इनएविटेबल बनाते हैं। चलो एक डीप डाइव करते हैं इन इश्यूज पे, स्टार्टिंग विद इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत खराब है, ये बात तो कॉमन नॉलेज है, पर कितनी खराब है ये जान के शायद आपको हैरानी होगी। पाकिस्तान के ऊपर एक्सटर्नल डेब्ट है 130 बिलियन डॉलर की और पाकिस्तान की जीडीपी है 373 बिलियन डॉलर, यानी पाकिस्तान की डेब्ट उसकी जीडीपी का 35% है। कंपैरिजन के लिए यही नंबर इंडिया के लिए है 19% और बाय द वे यूएसए के लिए ये नंबर है 88%, पर पाकिस्तान इज नॉट यूएसए। पाकिस्तान आईएमएफ से 1-1 बिलियन डॉलर की भीख के लिए तरसता है और वो पैसे भी वो अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकता। उसे आईएमएफ बताता है कि वो पैसे कैसे खर्च करेगा और अपने लोगों पे कितना टैक्स और बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू समथिंग। ये है पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी बिल की फोटो। इसमें आप देख सकते हो पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस कदर लोगों पर टैक्स लगाती है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जीएसटी, पीटीवी लाइसेंस फी, फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, और इसके बाद तो टैक्सेस भी फनी होने शुरू हो जाते हैं, जैसे एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी पे इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स भी लगा रहे हैं ये लोग। और इतने टैक्स लगाने के बाद भी पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या, हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। इतने खर्चे के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी आर्मी का बजट रखा है 9 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि पिछले साल से 20% इंक्रीज हुआ है। फंड्स को मिसमैनेज करने में पाकिस्तान को पीएचडी मिली हुई है। दिस लीड्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, पाकिस्तानी आर्मी। एक कहावत है, पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां देश के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास अपना देश है। पाकिस्तान में अब तक 4 सक्सेसफुल और 5 फेल्ड कू अटेम्प्ट हो चुके हैं। ये नंबर इतना स्ट्रेंज इसलिए भी है क्योंकि 1947 से अब तक पाकिस्तान के किसी भी पीएम ने अपना एक भी टर्म पूरा नहीं किया। पाकिस्तान में आर्मी और आईएसआई की ही चलती है, और तो और पैसे भी इन्हीं के पास आते हैं सारे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पाकिस्तान में आर्मी में प्रमोशन पे लैंड दिया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल्स को छोटे टाउन में, लोअर टियर एरियाज में, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल को एक या उससे भी ज्यादा प्लॉट मिलते हैं हाई वैल्यू सोसाइटीज में। जो लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल होते हैं उन्हें तो मल्टीपल प्लॉट, वो भी प्राइम रियल एस्टेट में, और उसके अलावा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल लैंड भी मिलता है। 3 करोड़ रुपए का लैंड 10 लाख रुपए में। और हाँ, फार्म लैंड भी मिलता है 1 रुपए पर एकड़ की लीज पे, वो भी 99 साल के लिए। पाकिस्तानी आर्मी सीमेंट बनाती है, अम्यूजमेंट पार्क चलाती है, बैंक चलाती है, दूध और कॉर्नफ्लेक्स बेचती है, यहाँ तक कि खेती भी करती है। इतनी मल्टी फंक्शनल आर्मी है इनकी, बस अपने ही देश में टेररिस्ट नहीं रोके जाते इनसे। टेररिज्म। पाकिस्तान एज पर पाकिस्तान इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टेररिज्म अफेक्टेड नेशन है, विच इज नॉट स्ट्रेंज, क्योंकि अगर आप सांप को दूध पिलाओगे तो वो पलटकर आप ही को काटेगा। पाकिस्तान इज एक्चुअली नॉट जस्ट अ ब्रीडिंग ग्राउंड बट ऑल्सो अ टेस्ट लैब ऑफ टेररिज्म, और उनके लैब रैट्स होते हैं पाकिस्तान के आम लोग। आए दिन पाकिस्तान से बॉम्ब ब्लास्ट की या किसी और टेररिस्ट अटैक की न्यूज आती ही रहती है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी बेशरम है कि अब वो इसके लिए भारत को ब्लेम करना शुरू कर दी है, जबकि ये कॉमन नॉलेज है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट और इंसर्जेंसी पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की ही देन है। इनफैक्ट उनके मिनिस्टर्स इंटरनेशनल मीडिया में ओपनली एक्सेप्ट भी कर चुके हैं
कि वो टेररिस्ट को हार्बर करते हैं और वैसे भी सारी दुनिया जानती है ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी मिलिट्री एरिया में ही मिला था और यूएसए ने जिन्हें इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया है वो पाकिस्तानी आर्मी के प्रोटेक्शन में अभी भी ओपनली रैली करते हैं, जैसे मसूद अजहर और हाफिज सईद। इस टेररिज्म से पाकिस्तानी आर्मी को भी बड़ी बड़ी चोट लगती रहती है। पेशावर में आर्मी स्कूल पे ही अटैक हुआ था और अभी रिसेंटली आर्मी स्कूल की बस पे अटैक हुआ जिसमें आर्मी ऑफिशियल्स के ही बच्चे मरे। ये सब इस बात का प्रूफ है कि पाकिस्तानी आर्मी अपने खुद के बच्चों का नहीं सोचती, तो आम लोगों की उन्हें क्या ही फिक्र होगी। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी का सिर्फ एक ही मकसद है, पावर हासिल करना और उस पावर का यूज करके करप्शन करना और पाकिस्तान के बाहर स्पेशली लंदन में फ्लैट लेकर भाग जाना आफ्टर रिटायरमेंट। अभी रिसेंटली आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। ये वही आसिम मुनीर है जिसने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से हटवाया और उसे जेल में डलवाया। बेसिकली पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को डिस्पोज कर सकता है जब उसका मन चाहे और उसको रोकना तो छोड़ो, टोकने वाला भी कोई नहीं है। पाकिस्तान में बाय द वे प्राइम मिनिस्टर बनना काफी बुरी किस्मत की बात है। या तो आप जेल जाओगे या मारे जाओगे और अगर किस्मत अच्छी रही तो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाओगे। पाकिस्तान में डिसीजंस आर्मी लेती है और इलेक्टेड गवर्नमेंट उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती है और अगर वो ऐसा ना करे तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट री इलेक्ट हो जाती है पाकिस्तानी आर्मी की पसंद से। पाकिस्तान में करप्शन करने की सजा नहीं मिलती, आर्मी को नाराज करने की मिलती है। आपको पता है इमरान खान को आसिम मुनीर ने करप्शन की वजह से जेल में डलवाया। नवाज शरीफ खुद करप्शन के चार्जेस की वजह से पाकिस्तान से बाहर रहता है। शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा बड़ा नेता होगा जिस पे करप्शन के चार्जेस नहीं लगे। रेंटल पावर प्रोजेक्ट स्कैम, PMDC फेक रजिस्ट्रेशन स्कैम, हज करप्शन केस, ओगरा स्कैम, नेटो कंटेनर्स केस और भी न जाने कितने स्कैम्स है पाकिस्तान के टॉप नेताओं के नाम पे। तो सोचो निचले लेवल पे क्या हाल होगा। जहां पाकिस्तान के नेता एक तरफ अपने ही देश को गिद्धों की तरह नोच नोच के खाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की आम जनता के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है। एक प्राइस कंपैरिजन देता हूं मैं आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच। चावल जो यहाँ पे 60 रुपए किलो है, पाकिस्तान में वो 330 रुपए किलो मिलता है। दूध जो यहाँ पे 60 रुपए लीटर मिलता है, पाकिस्तान में वो 215 रुपए लीटर है। अंडे 70 रुपए दर्जन, पाकिस्तान में 270 रुपए दर्जन। ब्रेड 35, पाकिस्तान में 140। टमाटर 40 रुपए किलो, पाकिस्तान में 170 रुपए किलो। चिकन 250 रुपए किलो, पाकिस्तान में 830 रुपए किलो। पानी की बोतल जो भारत में 20 रुपए की मिल जाती है, पाकिस्तान में 125 रुपए की मिलती है। देखिए इंडिया में एवरेज ईयरली इनकम है 2,23,000 रुपए और पाकिस्तान में है 4,10,000 रुपए। तो आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में तो ये इनकम डबल है, पर वहाँ के खर्चे भी 5 गुना ज्यादा है। यानी अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो पाकिस्तान में भारत के मुकाबले सालाना तनख्वाह है 80,000 रुपए। पाकिस्तान के लोगों की किस्मत तो खराब थी ही, पर फिर हुआ गरीबी में आटा गीला। पाकिस्तान की रैंकिंग टॉप 10 में आती है इन कंट्रीज दैट आर मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले देशों में। जो 2022 में पाकिस्तान में बाढ़ आई थी उसमें 1/3 पाकिस्तान डूब गया था, 1100 से ज्यादा लोग मरे और न जाने कितने करोड़ लोग तो अपने घर से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान का इरिगेशन कैनाल सिस्टम बहुत ही ज्यादा बुरा है, मानो जैसे किसी कमकल ने बनाया हो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सच भी है। और सूखा पड़ना तो पाकिस्तान में बहुत कॉमन बात है। और अब क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया है तो इनकी हालत दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खराब होने वाली है। और अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट बढ़ेंगे उनके साथ ही बढ़ेगी पाकिस्तान की मुश्किलें। तो कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान को ऐसे चलाया जाता है जैसे 5वीं और 6ठी क्लास के कुछ बच्चे फैसले ले रहे हों। ना कोई प्लानिंग, ना कोई फ्यूचर की सोच, सिर्फ करप्शन, टेररिज्म, इन्फ्लेशन, इंसर्जेंसी और इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान के लोग विदेशों में भी खुद को पाकिस्तानी नहीं इंडियन बताते हैं, क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा था, तू तो रहने दे, क्योंकि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। पर सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कोलैप्स का नहीं है, असली खतरा उनकी सोच का है। पाकिस्तान एक देश है जो 1947 में बना, लेकिन 2025 में भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो असलियत में है क्या, क्योंकि कभी वो खुद को अरब समझता है, कभी तुर्क, कभी एक फेल्ड कॉपी ऑफ ईरान बनने की कोशिश करता है। अपनी असली सभ्यता, अपनी जुबान, अपने रंग, अपनी सांस्कृतिक विरासत से इतनी नफरत करता है कि हर नई नस्ल आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ बड़ी होती है। उर्दू जो असल में भारत की जुबान है उसको अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाकर बैठा हुआ है और फोर्सफुली एनफोर्स कराता है पंजाबियों पे, पश्तूनों पे, बलोचियों पे और सिंधियों पे। पर जब अपना असली चेहरा छुपाया जाए तो अंदर से फ्रैक्चर होना तो शुरू हो ही जाता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक मिलिट्री डिफीट नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स का आरंभ था। जब एक देश अपने ही घमंड और झूठ के भरोसे खड़ा हो तो एक छोटा सा सच्चाई का झटका भी उसे हिला के रख देता है। और जब तक पाकिस्तान अपने झूठ और बोरोड आइडेंटिटी से मुक्त नहीं होता, तब तक वो ना खुशहाल बन सकता है, ना ही सुरक्षित।
ऐसे ही कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है पाकिस्तान 2030 तक एक रह पाएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।